हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मुकेश प्रजापत कृष्णा एकेडमी अजमेर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास को लेकर अपने मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था। इस कड़ी के दरमियान अपन प्रीवियस क्लास में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज की क्लास में अपन अगले मुगल शासक हुमायूं के बारे में अध्ययन करेंगे। हुमायूं, हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली। हुमायूं का जो पूरा नाम था वो था नूरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का जन्म हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में होता है। हुमायूं के पिताजी का नाम बाबर है तथा हुमायूं की माताजी का नाम माहन बेगम है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मात्र 11 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बन जाता है। ठीक इसी प्रकार इसी के सुपुत्र हुमायूं भी 12 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 12 वर्ष की उम्र में बदख्शा का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। अगर डेट जानना चाहो तो 1508 + 12 1520 एडी। 1520 एडी को हुमायूं बदख्शा का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की जो मृत्यु होती है वह 26 दिसंबर 1530 को होती है तथा हुमायूं का जो राज्याभिषेक है, वह 30 दिसंबर 1530 को होता है। बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब देखना, इन 4 दिनों के दरमियान जो ये 4 डेज होते हैं, 4 दिन होते हैं, इन 4 दिनों के दरमियान एक षड्यंत्र रचा जाता है जिसे भारतीय इतिहास में कहा जाता है मीर खलीफा षड्यंत्र। समझना होता क्या है मीर खलीफा षड्यंत्र। बाबर होता है इस बाबर का जो पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसका नाम होता है मीर निजामुद्दीन खलीफा। बाबर का एक बहन ही होता है जिसका नाम होता है मेहंदी ख्वाजा।
मेहंदी ख्वाजा बाबर का बहनोई होता है। बाबर का पीएम मीर निजामुद्दीन खलीफा होता है। मेहंदी ख्वाजा निजामुद्दीन से कोई समझौता करता है बाबर की मृत्यु के पश्चात 27 दिसंबर के आसपास, और उस समझौते के दरमियान ऐसे निजामुद्दीन को लालच देता है, किसी पद, अमीर के पद का लालच देकर, रुपये पैसों का लालच देकर अगला जो शासक है वो मेहंदी ख्वाजा को बनाना चाहता था। अंतर्गत क्या होता है कि मेहंदी ख्वाजा ने कहा जाता है कि 10 लाख रुपए की रिश्वत भी निजामुद्दीन खलीफा को दी थी। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, मीर खलीफा षड्यंत्र। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो जाती है। हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 को होता है। 4 दिनों के दरमियान बाबर के प्रधानमंत्री निजामुद्दीन मीर खलीफा के द्वारा बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को शासक बनाने के लिए 4 दिनों तक जो समझौता एग्रीमेंट चलता है उसे कहा जाता है मीर खलीफा षड्यंत्र। अंततः अमीरों के सहयोग से, अमीरों तथा सरदारों के सहयोग से मीर खलीफा षड्यंत्र अनसक्सेस होता है, असफल होता है, और भारत का अगला शासक नियुक्त होता है हुमायूं। भारत का अगला शासक नियुक्त होता है हुमायूं। समझना अब, हुमायूं बाबर की मृत्यु के दरमियान, बाबर की मृत्यु से पूर्व ही बाबर हुमायूं को यह सलाह दे देता है कि अपने भाइयों में अपने साम्राज्य का बंटवारा कर देना। तत्पश्चात जो दिल्ली और आगरा का क्षेत्र है वह हुमायूं स्वयं तुम रख लेना, तथा अपने भाइयों में बंटवारा करने के दरमियान कुछ हिदायतें देता है। तो हुमायूं साम्राज्य का बंटवारा करता है। साम्राज्य का बंटवारा कैसे करता है? हुमायूं का एक भाई होता है जिसका नाम होता है कामरान, एक भाई होता है जिसका नाम होता है अस्करी, एक भाई होता है जिसका नाम होता है हिंदाल, और एक हुमायूं का चचेरा भाई होता है सुलेमान मिर्जा। इन चारों में हुमायूं अपने साम्राज्य का बंटवारा करता है। कामरान में तो कामरान को काबुल तथा गांधार का हिस्सा दे देता है। अस्करी को संभल वाला हिस्सा दे देता है। हिंदाल को मेवात वाला हिस्सा दे देता है। यहाँ तक तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू, कई बार सुलेमान मिर्जा का कई प्रतियोगी परीक्षाओं में, यूपी टेट, एचपी टेट में कई बार सुलेमान मिर्जा के बारे में पूछा गया है। सुलेमान मिर्जा को हुमायूं बदख्शां का जो क्षेत्र होता है वह सुलेमान मिर्जा को हुमायूं डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है। इन तीनों का अभी तक तो कहीं कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बट सुलेमान मिर्जा का कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। ध्यान रखना आप, हुमायूं शासक बनते ही अपने पिता के कहे अनुसार जो मुगल साम्राज्य था उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, बंटवारा कर देता है। बड़े भाई कामरान को काबुल और कांधार का हिस्सा दे देता है, अस्करी को संभल का हिस्सा दे देता है, हिंदाल को मेवात का हिस्सा दे देता है, और सुलेमान मिर्जा को बदख्शां का हिस्सा दे देता है। लेकिन जो दिल्ली तथा आगरा का जो हिस्सा है वह हुमायूं स्वयं रखता है। दिल्ली तथा आगरा का जो हिस्सा है उसे हुमायूं स्वयं रखता है, अपने पास ही रखता है। हुमायूं अपने पास ही रखता है। इस प्रकार हुमायूं ने अपने पिता के कहे अनुसार अपने भाइयों में राज्य का बंटवारा कर दिया।
आफ्टर देन हुमायूं के कुछ सैन्य अभियान आते हैं। इन सैन्य अभियानों में प्रमुखतः हैं सबसे पहले 1531 में कालिंजर अभियान, आफ्टर देन 1532 में दोहरिया अभियान, आफ्टर देन 1533 में चुनार अभियान। कालिंजर के उस समय शासक प्रताप रुद्रदेव थे। इनके साथ समझौता कर लेता है हुमायूं। पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू चुनार को आप थोड़ा कंसंट्रेट करना। चुनार होता है वह इस समय शेर खान के पास होता है। ये वही शेर खान है जिसे भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। चुनार है वो शेर खान के पास होता है। हुमायूं अटैक करता है चुनाव अभियान के अंतर्गत। एक तरफ हुमायूं होता है, दूसरी तरफ शेर खान होता है। हुमायूं शेर खान को परास्त कर देता है तथा दोनों के मध्य एक समझौता होता है। दोनों के मध्य हुमायूं तथा शेर खान के मध्य समझौता होता है। समझौते की पहली शर्त के अंतर्गत शेर खान अपने बेटे कुतुब खान को हुमायूं की सेना में भर्ती करवाता है, हुमायूं के साथ भेज देता है तथा 10 लाख रुपए शेर खान हुमायूं को देता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, हुमायूं के अभियानों के अंतर्गत 1531 में कालिंजर अभियान, उस समय वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव थे। आफ्टर देन 1532 में दोहरिया अभियान, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आफ्टर देन 1533 का चुनार अभियान, इसका थोड़ा ध्यान रखना, कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में ये कई बार पूछा गया है। चुनार अभियान, चुनार उस समय किसके पास था? चुनार उस समय शेर खान के पास में था। दोनों के मध्य संघर्ष होता है, अंततः हुमायूं होता है वो शेर खान को पराजित कर देता है और दोनों के मध्य समझौता होता है। समझौते के अंतर्गत शेर खान अपने बेटे कुतुब खान को हुमायूं की सेना में भेज देता है तथा शेर खान हुमायूं को 10 लाख रुपए देता है। ये 3 छोटे अभियान थे हुमायूं के। आफ्टर देन हुमायूं का अगला अभियान आता है गुजरात अभियान। गुजरात अभियान यह होता है 1535-36 में। इस समय यह अभियान एक तरफ होता है बहादुर शाह तथा दूसरी तरफ होता है हुमायूं। इस अभियान के अंतर्गत क्या होता है? हुमायूं बहादुर शाह को परास्त कर देता है तथा दोनों के मध्य एक समझौता होता है। दोनों के मध्यस्थ समझौता होता है। बहादुर शाह होता है वह एक अफगान शासक होता है। अफगान शासक होता है। इस अफगान शासक को हुमायूं परास्त कर देता है। परास्त करने के पश्चात वापस रिटर्न दिल्ली आता है। दिल्ली आने से पूर्व बहादुर शाह स्वयं को समझौते को ठुकरा देता है तथा स्वयं को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। स्वयं को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। आफ्टर देन क्या होता है कि हुमायूं ड्रॉप आउट करता है बहादुर शाह को। बीच में एक राजस्थान इतिहास को लेकर रानी कर्मावती ने जो राखी भेजी थी वो भी घटनाएं इस दरमियान होती हैं जो अपन राजस्थान के इतिहास में अपन पढ़ेंगे अच्छे से। बहादुर शाह होता है ये अफगान शासक होता है। बहादुर शाह ने उस समय, जैसे मैंने आपको
प्रीवियस वीडियो में बताया था बाबर वाले में कि बाबर ने तुलगुमा युद्ध पद्धति से भारत में विजय हासिल की थी, तो उस समय इस बहादुर शाह ने भी तोप खाने का आविष्कार कर रखा था। इस बहादुर शाह ने भी तोप खाने का आविष्कार कर रखा था तथा इस तोप खाने की जो बागडोर संभालता था वह संभालता था रूमी खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। रूमी खान, वापस रिपीट कर रहा हूं, बहादुर शाह, हुमायूं गुजरात अभियान करता है 1535-36 में। बहादुर शाह को हुमायूं परास्त कर देता है। परास्त करने के पश्चात हुमायूं वापस रिटर्न दिल्ली आता है। दिल्ली पहुंचने से पहले बहादुर शाह स्वयं को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। आफ्टर देन बहादुर शाह होता है वो एक अफगान शासक होता है। उस समय बहादुर शाह ने भी तोपखाने का आविष्कार कर रखा था तथा इस तोपखाने का जो मॉनिटरिंग करता था वो रूमी खान करता था। एक प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप हुआ है कि बहादुर शाह ने किसके नेतृत्व में तोपखाने का आविष्कार कर रखा है, तो ध्यान रखना बहादुर शाह ने रूमी खान के नेतृत्व में तोपखाने का आविष्कार कर रखा है। यह था गुजरात अभियान और इसमें कर्मावती वाली भी बात आप ध्यान रखना जो अपन राजस्थान के इतिहास में अच्छे से पढ़ेंगे। आफ्टर देन अगला जो अभियान आता है वह आता है बंगाल अभियान। बंगाल अभियान, यह बंगाल अभियान 1538 में होता है। इस अभियान के अंतर्गत एक तरफ शेर खान होता है तथा दूसरी तरफ हुमायूं होता है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बाबर पढ़ाया था। बाबर के दरमियान मैंने एक्सप्लेन किया था कि बाबर अपने 4 वर्षों के शासनकाल के दरमियान 4 युद्ध करता है। उन 4 युद्धों में एक युद्ध ऐसा बताया था मैंने आपको जिसमें शेर खान या शेरशाह द्वारा बाबर का सहयोग किया जाता है। इसी दरमियान बाबर अपने पुत्रों को शेर खान या शेरशाह से अलर्ट रहने से, सावधान रहने की सलाह भी देता है। बंगाल अभियान शेर खान को परास्त करने के लिए हुमायूं करता है। अब इस बंगाल अभियान में क्या होता है, शेर खान मुगल शासक या मुगल सम्राट जो भी है उनकी नस्ल से वाकिफ होता है। शेर खान जैसे ही हुमायूं अटैक करता है, शेर खान की उस समय राजधानी थी गोंड, बंगाल में पड़ता है गोंड। यह गोंड शेर खान की राजधानी थी। गोंड का जो खजाना था, गोंड का जो खजाना था, जैसे ही शेर खान को पता चलता हुमायूं अटैक कर रहा है, तुरंत प्रभाव से शेर खान गोंड से जो खजाना था उस खजाने को रोहतासगढ़, उस खजाने को शेर खान रोहतासगढ़ के किले में ट्रांसफर कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। रोहतासगढ़ के किले में स्थानांतरित कर देता है तथा इस गोंड को शेर खान के द्वारा उजाड़ दिया जाता है। पूरे इस गोंड को शेर खान के द्वारा उजाड़ दिया जाता है। हुमायूं आता है, इस उजड़े हुए गोंड को वापस विकसित करता है तथा वापस विकसित करने के बाद में इस गोंड का एक नया नाम भी रखता है जिसे जन्नताबाद कहा जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, हुमायूं का बंगाल अभियान 1538। बंगाल अभियान, उस समय बंगाल का शासक होता है शेर खान तथा हुमायूं दोनों के मध्य बंगाल अभियान होता है। इस दरमियान क्या होता है, जैसे ही शेर खान को पता चलता है हुमायूं मुगल सेना लेकर शेर खान पर बंगाल पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, शेर खान तुरंत प्रभाव से अपना जो खजाना गोंड में था उस गोंड के खजाने को रोहतासगढ़ के किले में ट्रांसफर कर देता है, स्थानांतरित कर देता है तथा इस गोंड को शेर खान उजाड़ देता है। इस गोंड को शेर खान उजाड़ देता है। हुमायूं आता है शाही सेना लेकर, हुमायूं इस गोंड को वापस विकसित करता है तथा इसका नाम रख देता है जन्नताबाद। यह यहाँ से एक बार एक प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि गोंड को किसने विकसित किया था जन्नताबाद के रूप में, तो हुमायूं ने जो गोंड को विकसित किया था। यह था बंगाल अभियान। उसके बाद में हुमायूं के महत्वपूर्ण युद्ध आते हैं
जिसमें सबसे पहले आता है चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 29 जून 1539 को होता है। एक तरफ शेर खान होता है तथा दूसरी तरफ हुमायूं होता है। इस युद्ध में जो विनिंग पावर होता है वह होता है शेर खान के पास। किसके पास? शेर खान के पास। हालात ये हो जाते हैं कि हुमायूं युद्ध के मैदान को छोड़कर भागता है और कहता है कि यह एक नदी आती है, कर्मनाशा नदी। इस नदी को हुमायूं तैरकर पार करता है और इसमें एक निजाम सिक्का नामक बिस्ती था। निजाम सिक्का बिस्ती द्वारा कर्मनाशा नदी को पार करता है हुमायूं, अपनी जान बचाता है। इस युद्ध में विनिंग पावर शेर खान के पास था, लेकिन ध्यान रखना जो दिल्ली तथा आगरा का जो हिस्सा है अभी भी हुमायूं के पास है। इन दोनों क्षेत्रों को अभी तक शेर खान नहीं जीत सका है। अब देखना, इस चौसे के युद्ध की विजय के उपरांत शेर खान होता है वह एक उपाधि धारण करता है जिसे कहा जाता है शेर शाह। शाह की उपाधि धारण करता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, चौसा का युद्ध 29 जून 1539 को होता है। एक तरफ शेर खान होता है, दूसरी तरफ हुमायूं होता है। इस युद्ध में जो विनिंग पावर होता है, जो जीत होती है, वो शेर खान की होती है। विनिंग पावर होता है वो शेर खान का होता है। हुमायूं युद्ध का मैदान छोड़कर भागता है। भागते हुए एक निजाम सिक्का नामक बिस्ती होता है, वो कर्मनाशा नदी को पार करवाता है। और एक यहाँ फैक्ट और ध्यान रखना आप, गुलबदन बेगम की पुस्तक है हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम की पुस्तक है हुमायूंनामा। इस पुस्तक में गुलबदन बेगम लिखती हैं कि निजाम सिक्का को हुमायूं ने एक दिन का बादशाह भी बनाया था और इसी दरमियान निजाम सिक्का ने चमड़े के सिक्के भी चलाए थे। चमड़े के सिक्के चलाए थे। निजाम सिक्का हुमायूं को कर्मनाशा नदी पार करवा देता है। आफ्टर देन वन डे का इसको रूलर बनाते हैं, शासक बनाते हैं। एक दिन के शासन के दरमियान ये चमड़े के सिक्के चलाता है। आफ्टर देन इस युद्ध में पराजय होने के पश्चात भी दो दिल्ली और आगरा जो मुख्य बिंदु थे भारत के, यह दोनों मुख्य बिंदु हुमायूं के पास अभी मौजूद थे। और याद रखना, इस युद्ध के पश्चात शेरशाह शाह की उपाधि लेता है। किसकी उपाधि लेता है? शाह की। अब देखना, जो शेरशाह हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूं आपको। शेरशाह होता है, इसका बचपन का नाम होता है फरीद। फरीद होता है, कहा जाता है एक शेर को मारने के दरमियान इसको नाम रख दिया जाता है शेर खान। आफ्टर देन फरीद चेंज होता है शेर खान में, और यही शेर खान इस चौसा के युद्ध के पश्चात हो जाता है शेरशाह। वही शेरशाह जिसने जनवरी 1544 में गिरी सुमेल युद्ध के दरमियान कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के दरमियान मैं अपनी दिल्ली सल्तनत या दिल्ली बादशाहत खो देता था, वही शेरशाह है ये। उसके बाद में अगला जो युद्ध आता है हुमायूं का, वह युद्ध आता है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध।
यह युद्ध 15 मई 1540 को होता है। इस युद्ध में एक तरफ हुमायूं होता है तथा दूसरी तरफ शेर शाह होता है। इस युद्ध में जो विनिंग पावर है वह फिर शेर शाह के पास होता है। चौसा के युद्ध में भी जो विनिंग पावर था वो शेर शाह के साथ था। अब बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में भी जो विनिंग पावर है वो शेर शाह के साथ हैं। अब देखना क्या होता है कि इस युद्ध के दरमियान दिल्ली एवं आगरा इन दोनों पर शेर शाह का अधिकार हो जाता है। हुमायूं भागता है, भागते भागते मारवाड़ नरेश मालदेव से सहायता मांगता है। मालदेव ने सहायता देने के लिए यश भी कर दिया था, लेकिन शेर शाह का हुमायूं का एक पुस्तकालय अध्यक्ष था जिसका नाम था मुल्ला सुर्ख। इस मुल्ला सुर्ख के मना कर देने के कारण हुमायूं ने मालदेव से सहायता नहीं ली। आफ्टर देन हुमायूं और भागता है, भागते भागते ईरान पहुंच जाता है। उस समय ईरान का जो शासक था वह था शाह प्रथम द्वारा हुमायूं की मदद की जाती है, मेहमान नवाजी की जाती है। फिर भी हुमायूं संतुष्ट नहीं होता है और भागता है, भागते भागते पहुंच जाता है अमरकोट। कौन सा कोट? अमरकोट। अमरकोट में उस समय शासक था वीरसाल सोडा अमरकोट का शासक था। एक बार रिपीट कर रहा हूं वापस। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 15 मई 1540 को होता है। यह युद्ध हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य होता है। इस युद्ध में शेरशाह हुमायूं को पराजित कर देता है। विनिंग पावर होता है वो शेरशाह के साथ में रहता है। अब जो चौसा के युद्ध में दिल्ली और आगरा का जो क्षेत्र छूटा था उस क्षेत्र पर भी शेरशाह का अधिकार हो जाता है। दिल्ली आगरा शेरशाह के अंडर आ जाते हैं। आफ्टर देन हुमायूं भागता है, भागते भागते मारवाड़ नरेश मालदेव के पास जाता है। मारवाड़ नरेश मालदेव के पास जाता है, सहायता के लिए सहायता मांगता है। मालदेव यस करता है कि मैं आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन हुमायूं के पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख के मना कर देने के कारण हुमायूं ने मारवाड़ नरेश मालदेव से सहायता नहीं ली। फिर भगते भगते पहुंच गया ईरान में उस समय शासक था शाह प्रथम अच्छी खासी हुमायूं की आवभगत करता है, मेहमान नवाजी करता है, मदद करता है, लेकिन यह संतुष्ट नहीं होता है। आफ्टर देन फिर भागता है, भागते भागते पहुंच जाता है अमरकोट, और अमरकोट का शासक उस समय था वीरसाल सोडा। हुमायूं पहुंच गया अमरकोट। कौन सा कोट? अमरकोट में उस समय वहां का शासक था वीरसाल सोडा द्वारा हुमायूं की मदद की जाती है। और इसी दरमियान यहाँ पर हुमायूं का एक भाई था हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे
हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे मीर बाबा दोस्त। मीर बाबा दोस्त, मीर बाबा दोस्त की बेटी थी हमीदा बानो बेगम। इस हमीदा बानो बेगम से शादी हो जाती है हुमायूं की। अमरकोट भगा गया, वीरसा सोडा अवगत अच्छी खासी करता है और यहीं पे हुमायूं के भाई हिंदाल के स्पिरिचुअल गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे मीर बाबा दोस्त। इन मीर बाबा दोस्त की बेटी थी हमीदा बानो बेगम, इसकी शादी हुमायूं से हो जाती है। आफ्टर देन हुमायूं के इस शादी के पश्चात एक बेटा होता है 15 अक्टूबर 1542 को, जिसका नाम होता है अकबर। वापस रिपीट कर रहा हूँ, हुमायूं कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हार के पश्चात भागता है। सबसे पहले मारवाड़ गया, मारवाड़ के बाद में ईरान गया, ईरान के शाह रुस्तम ने अच्छी आवगत की। आफ्टर देन फिर भगता भगता अमरकोट पहुंच जाता है। अमरकोट में उस समय वहाँ के शासक था वीरसाल सोडा। वीरसाल सोडा के यहाँ काफ़ी समय तक रुकता है और यहीं पर हुमायूं के एक भाई हिंदाल थे, हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे मीर बाबा दोस्त। मीर बाबा दोस्त की बेटी हमीदा बानो बेगम से हुमायूं की शादी हो जाती है और इस शादी के पश्चात 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है। जैसे ही अकबर का जन्म होता है, अकबर के जन्म के पश्चात हुमायूं वापस उठ खड़ा होता है, वापस भारत विजय का सपना देखने लगता है। भारत विजय का सपना देखता है और इस दरमियान वह वापस भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रारंभ हो जाता है। ईरान के शासक शाह रुस्तम ईरान के शासक शाह रुस्तम फर्स्ट के द्वारा सैन्य सहायता की जाती है, जिसके फलस्वरूप हुमायूं काबुल और गांधार जीतता है। धीरे धीरे हुमायूं और आगे बढ़ता है। एक बड़ा युद्ध और आता है जिसे कहा जाता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये जो मच्छीवाड़ा है यह पंजाब में स्थित है, लुधियाना पंजाब। लुधियाना पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे स्थित है मच्छीवाड़ा। यह युद्ध होता है 1555 में। मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है हुमायूं तथा नसीब खां प्लस तातार खां, ये दोनों थे जो उस समय भारत की सत्ता पर सूर राजवंश चल रहा था। ये दोनों सिकंदर सूर के सेनापति थे। इस युद्ध में जो विनिंग पावर होता है वह अब होता है हुमायूं के पास, क्योंकि हुमायूं की सहायता वीरसाल सोडा ने भी की तथा ईरान के शासक शाह रुस्तम फर्स्ट के द्वारा भी सैन्य सहायता की जाती है, जिसके फलस्वरूप मच्छीवाड़े के युद्ध को हुमायूं विजित कर लेता है तथा भारत का जो पंजाब वाला क्षेत्र है, पंजाब वाले क्षेत्र को हुमायूं विजित
कर लेता है। आफ्टर देन अगला युद्ध आता है सर ए हिंद का युद्ध। यह युद्ध भी 1555 में होता है। इस युद्ध में एक तरफ होता है हुमायूं तथा दूसरी तरफ होता है सिकंदर सूर। यह सिकंदर सूर वही हैं शेरशाह सूरी का वंशज। इस युद्ध में जो विनिंग पावर होता है वह होता है इस बार हुमायूं के पास। विनिंग पावर होता है हुमायूं के पास। हुमायूं सिकंदर सूर को परास्त करके वापस दिल्ली की राजगद्दी प्राप्त कर लेता है। दिल्ली की राजगद्दी प्राप्त कर लेता है। वापस दिल्ली की राजगद्दी प्राप्त कर लेता है। अब देखना, कंसंट्रेट रहना आप थोड़ा सा। बाबर के भी 4 युद्ध, पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का, गागरा का। हुमायूं के भी मुख्य 4 युद्ध, चौसा का, कन्नौज का, मच्छीवाड़ा का। हुमायूं के भी 4 युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, आफ्टर देन मच्छीवाड़ा का युद्ध, आफ्टर देन सर ए हिंद का युद्ध। यह 4 युद्ध। अब देखना 4 युद्ध में, इन चारों युद्धों में देखा जाए तो शुरू के 2 युद्ध हैं, इनमें शेरशाह सूरी था और इन 2 युद्धों में, इस युद्ध में तो नसीब खां प्लस तातार खां थे जो कि सिकंदर सूर के सेनापति थे। और सारे हिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को परास्त करके हुमायूं वापस दिल्ली की राजगद्दी प्राप्त कर लेता है। बाबर के भी 4 युद्ध, हुमायूं के भी मुख्य 4 युद्ध। बाकी उन 3 अभियानों को इतना ज़्यादा ये ध्यान मत देना, इतना सा ध्यान रखना। 1531 में कालिंजर अभियान, 32 में दोहरिया अभियान और 1533 में चुनार का घेरा। चुनार के घेरे का एक फैक्ट ध्यान रखना, उस समय चुनार शेरशाह के पास था। शेरशाह ने हार जाता है, समझौता करता है हुमायूं से। शेरशाह अपने बेटे कुतुब खान को हुमायूं की सेना में भर्ती कर देता है तथा 10 लाख रुपए का समझौता भी करता है। इस प्रकार हम हुमायूं का अगर कालक्रम देखें तो 1530 से लेकर 1540 तक तो एक कालक्रम रहा। आफ्टर देन 1555 से 1500 जनवरी जून, ये सेकंड कालक्रम, ये फर्स्ट कालक्रम। अब देखना क्या होता है कि हुमायूं ने एक दीन ए पनाह पुस्तकालय, दीन ए पनाह पुस्तकालय बनाया था। इन दीन ए पनाह पुस्तकालय के दरमियान हुमायूं सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है।
आफ्टर देन वापस राजगद्दी को प्राप्त करने के पश्चात मुश्किल से 4-5 महीने तक ये शासक रहता है। आफ्टर देन मर जाता है और 1555 में इसकी डेथ हो जाती है। ये थे हुमायूं से संबंधित मुख्य फैक्ट। अब देखें कुछ अन्य स्लाइड्स हैं, इनकी भी सहायता ले लेते हैं। हुमायूं को अबुल फजल के द्वारा इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया जाता था। एक बार सेपरेट क्वेश्चन आया हुआ है, इंसान एक कामिल के नाम से कौन सा मुगल सम्राट जाना जाता है? इंसान एक कामिल के नाम से हुमायूं मुगल सम्राट जाना जाता है। आफ्टर देन हुमायूं ज्योतिष विद्या में काफ़ी विश्वास रखता था। हुमायूं सप्ताह के सातों ही दिन अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनता था, जिसमें प्रमुख हैं इतवार को पीला, रविवार को पीला कपड़ा पहनते थे, शनिवार को काला और सोमवार को सफ़ेद। हुमायूं ज्योतिष विद्या में विश्वास करता था। हुमायूं सप्ताह के 7 दिन अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनता था, जिसमें प्रमुख इतवार को पीला, शनिवार को काला और सोमवार को सफ़ेद है। हुमायूं अफीम का शौकीन था, अफीम खाने का शौकीन था। कहा जाता है कि दीन पनाह जो पुस्तकालय था तो अफीम के नशे में हुमायूं के पांव डगमगा गए, जिसके कारण वो नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो जाती। अब देखना, एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुआ है लीनपुल ने एक कमिटमेंट ठोका है। हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। अब देखना, इसको कमिटमेंट को आप ऐसे ध्यान रखना, लीन में ल, लड़खड़ाने में ल। लीनपुर कहता है हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई थी। आप देखें, जिंदगी भर हुमायूं ठोकरें खाता रहा। ठोकर से ध्यान रखना, ठोकर है बढ़नी की लगती है। हुमायूं जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा और अंत में एक ठोकर खाकर ही चला गया। ठोकर किसकी लगेगी? बढ़नी की लगेगी। जियाउद्दीन बढ़नी कहता है जिंदगी भर हुमायूं ठोकरें खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर ही चल गया। अगर कमिटमेंट आए लड़खड़ाने का तो डायरेक्टली आंख बंद कर आप कर देना लीनपुल, अगर आए ठोकर का तो कर देना बढ़नी। जियाउद्दीन बढ़नी के द्वारा यह हुमायूं के बारे में कहा जाता है। हुमायूं को अबुल फजल ने इंसान है कामिल। हुमायूं ज्योतिष विद्या में विश्वास, सप्ताह के 7 दिन अलग अलग प्रकार के कपड़े, रविवार को पीला कपड़ा, शनिवार को काला कपड़ा पहनता तथा सोमवार को सफ़ेद कपड़ा पहनता था। हुमायूं अफीम का शौकीन था, दीन पनाह से गिरा और ये लड़खड़ाने की और गिरने की, ये कमिटमेंट आप थोड़ी ध्यान रखना। आफ्टर देन जो बाबर था उसकी संतानों को लेकर कुछ अलग अलग कमिटमेंट आते हैं, तो ध्यान रखना। बाबर की 3 बीवियाँ थी, जिसमें पहली थी महान बेगम या महन बेगम। माहम बेगम, इस माहम बेगम की संतान थी हुमायूं। गुलरुख बेगम की संतान थी कामरान अस्करी तथा दिलदार बेगम थी, इसकी संतान थी हिंदाल और गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम की पुस्तक हुमायूं नामा। यह थे हुमायूं से संबंधित प्रमुख फैक्ट। आशा करता हूं कल समय में दिए गए ज्ञान से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में अपना कन्फ्यूज़न कमेंट बॉक्स में देकर मुझे अवगत कराएं। लॉट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद।